हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैराथन वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद में 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बनाया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन्हीं में से तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न से हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। जो वैदिक काल में उपनयन संस्कार है, ये बेसिकली कब होता था, तो हमने इस क्वेश्चंस को काफ़ी बार रिपीट किया है। क्वेश्चंस को हमने बताया है, जो कि उपनयन संस्कार के बारे में यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। जितने भी मैं बहुविकल्पीय प्रश्न स्टूडेंट बताऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि आपको पता होगा। सारे को कैलकुलेट कर दीजिएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा। तो जो पहला प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। शिक्षा प्रारंभ के समय क्या है, बालक को उपनयन संस्कार के उससे गुजरना पड़ता है। तो उपनयन संस्कार होता है तब उसको क्या है, किसमें, विद्यालय में लिया जाता था, यानी वहाँ पर आपको क्या कहा था, गुरुकुल में लिया जाता था। वैदिक काल में ये उपनयन संस्कार होता था। पहला प्रश्न हमारा हो गया, इसका राइट आंसर भी हमने बता दिया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालक को श्रमण कहा जाता था। यानी क्या है, जो बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालक को क्या कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था। प्रव्रज्जा संस्कार, उपसंपदा या उपनयन या समावर्तन। चार विकल्प है, इनमें से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो इनमें से आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से आपका खा हो जाएगा, उपसंपदा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जो कि जो हर, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और आपकी बुक से ही लिया गया है, ना कि कोई बाहरी प्रश्न। तो अभी से इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं मौका रिप्लाई देते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जाइए, अभी फॉलो कर लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। यानी जो मध्यकालीन समय है, इसमें कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। चार विकल्प है, तो जो मध्यकालीन के समय में तीन है, देखिए, आगरा, मलवा और जौनपुर हो जाएगा। ये तीन था जो कि मध्यकालीन समय में शिक्षा का केंद्र था। लेकिन इनमें से जो आपका तक्षशिला है, ये नहीं था। यानी जो मुस्लिम कालीन शिक्षा में ये तीन केंद्र थे, लेकिन तक्षशिला को छोड़कर। तो तीसरे का आपका हाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसका बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी से तैयार कर लीजिए, और इसका राइट आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। इससे आपकी हमें तैयारी पता लगेगी कि किस प्रकार से आप तैयारी किए हुए हैं, किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो जो चौथा प्रश्न है, देखिए, चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। 1813 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, या 1854 या 1882 ईस्वी में। तो जो चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र की बात हो रही है, तो चौथे नंबर जो प्रश्न है, इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गा हो जाएगा। 1854 ईस्वी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। के बाद में देखिए स्टूडेंट, पांचवा प्रश्न आ गया है, मुदालियर कमीशन संबंधित है। जो मुदालियर कमीशन है, ये बेसिकली किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या व्यावसायिक शिक्षा से। पांचवा प्रश्न है, ये बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो सारे को आप कैलकुलेट करते जाइएगा, एक एक को आप मत बताइएगा, लास्ट में बताइएगा कि 15 में से हमारा इतना सही गया या 16 में से सही गया। हमारा जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा उतना ही आपको देना है, और इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए होगा इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, जो पांचवा है, इनमें से आपका खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा से हो जाएगा, जो कि मुदालियर कमीशन संबंधित है। तो पांचवें का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था है। जो मालवीय जी के द्वारा स्थापित संस्था है, कौन सा है, विश्व भारती है, काशी विद्यापीठ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या संपूर्णानंद क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय। तो मालवीय जी के अनुसार हमने काफ़ी बार इसको बता दिया है, और बोर्ड एग्जाम में जो मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षिक विचार, ये भी आता है काफ़ी, और इनका जन्म भी आता है कि किस प्रकार से जो मदन मोहन मालवीय जी है, इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही स्थापित संस्था, तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि मालवीय जी के द्वारा स्थापित है। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है।
जल प्रदूषण का परिणाम है, या मृदा प्रदूषण, या रेडियो धार्मिकता प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण। तो इसका भी आंसर काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, यदि आपको पता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो जो 7वां प्रश्न इनमें से आपका गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियो धार्मिकता प्रदूषण राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको लगे स्टूडेंट की गलत है, गलत हमने क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे। क्योंकि ये सब काफ़ी रिसर्च से आया, कभी कभी क्या होता है बुक में भी दे दिया जाता है, गलत हो जाता है बुक में, यानी जो छपता है बुक में कभी कभी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, तो उसको रिसर्च करना पड़ता है गूगल में। लेकिन गूगल में भी कभी कभी क्या होता है, जो वेबसाइटें होती हैं पुरानी पुरानी, या कोई भी वेबसाइट होती है, वो सटीक उत्तर नहीं दे पाती है, तो कहीं कहीं पर ही सटीक उत्तर मिल पाता है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें बताइएगा। 8वां देखिए क्या है, सूखा पड़ने का कारण क्या है। जो सूखा पड़ना, इसका जो कारण है क्या है, अधिक कृषि कार्य, वर्षा का बहुत कम होना, या अधिक संख्या में नलकूप लगाना, या जनसंख्या में वृद्धि। देखिए 4 विकल्प है, सूखा पड़ने का कारण बताना है, तो इनमें से जो आपका खा हो जाएगा, वर्षा का बहुत कम होना, जो कि सूखा पड़ना हो जाएगा। यानी खेती है, तो खेती या कि जहाँ पर किसान खेती करते, तो वहाँ पर यदि पानी नहीं, वर्षा नहीं होगी, तो वहाँ पर अनाज कैसे होगा, कितना पानी भरा जाएगा। तो जो 8वां प्रश्न इनमें से आपका खा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा का बहुत कम होना सूखा पड़ने का कारण है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा के प्रसार को विशेष महत्व दिया गया मध्यकाल में, ब्रिटिश शासन काल में, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत काल में, या प्रत्येक काल में। तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत काल में शिक्षा के प्रसार का क्या है, विशेष महत्व दिया गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है, तो इसमें आपको तैयारी भी इसको करनी होगी अच्छे से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर का आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है। निश्चित उत्तरीय का भी हमने वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, और पार्ट 1 पार्ट 2 का भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए जो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया है, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को, या प्रौढ़ शिक्षा को, या कंप्यूटर शिक्षा को। तो 10 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से आपका का हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, जो कि 10 का सही विकल्प हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, 11 नंबर हमारा प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है, कोहलर है, स्किनर है, थार्नडाइक है, या पावलोव है। याद रखिएगा स्टूडेंट, 5 ही बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पूछा जाएगा, 5 आपका निश्चित उत्तरीय पूछा जाएगा। फर्क दोनों में बस इतना होता है कि वो आपका विकल्प के थ्रू होता है, लेकिन उसमें आपको एक लाइन में ही आंसर देना होता है। तो दोनों एक एक नंबर का होता है, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप जो ऑब्जेक्टिव और निश्चित उत्तरीय, इसी से कॉपी की आपकी रियलिटी पता चल जाती कि आपने कॉपी किस प्रकार से अच्छी लिखी है। तो आप इन सभी को तैयार कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सही आंसर देंगे, और एग्जामिनर जब चेक करेगा कॉपी आपकी, तो वो देखे कहा कि आंसर सही है, और आगे भी चेक करेगा, तो वो मोटिवेट रहेगा, ना कि डीमोटिवेट। तो जो 11 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइएगा स्टूडेंट। इनमें से आपका गा हो जाएगा, थार्नडाइक हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 11 का आपका गा राइट आंसर है। 12 नंबर देखिए क्या है, गैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं। जो गैरेट है, इनके अनुसार जो प्रेरणा के कितने प्रकार हैं ये बताना है। 5 है, 3 है, 8 है, या 6 है। तो गैरेट के अनुसार बताना है, यहाँ पर इन्होंने बताया, तो इनमें से आपका 3 हो जाएगा, जो कि सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है, क्या है। यहाँ पर आप पहले पढ़िए क्वेश्चंस को, कि विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया क्या है। रुचि है, कल्पना है, अवधान है, या संवेदना है। इनमें से आपका अवधान हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि सही उत्तर है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, याद रखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अभी तक नहीं किए हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उद्दंड छात्रों के लिए कौन सा दंड लाभदायक है। जो उद्दंड छात्र है या विद्यार्थी है, उनको कौन सा दंड लाभदायक है। तो इनमें से सही जो विकल्प हो जाएगा, इनमें से आपका गा हो जाएगा, यानी शारीर का दंड, शारीरिक दंड हो जाएगा। जो उद्दंड छात्र हैं उनके लिए डंडा पीटना, जैसे स्कूल में क्या होता है, डंडे से मारते हैं, छड़ी से मारते हैं विद्यालयों को, तो वो शारीरिक जो उद्दंड छात्र होते हैं, जो काफ़ी दुष्टता करते हैं, उनको ये शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। 14 नंबर जो है, इनमें से आपका गा प्रश्न सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण है। क्या है, जो मानसिक अस्वस्थता है इसका कारण है, संघर्ष है, चिंता है, तनाव है, या इनमें से सभी है। 15 नंबर प्रश्न है, इसका भी आंसर बताइएगा। तो देखिए जो 15 है, इनमें से आपका घा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा।
तो याद रखिएगा, इनमें से जो आपका 15 इनमें से घा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संघर्ष भी हो जाएगा, चिंता भी हो जाएगा, तनाव भी हो जाएगा, जो कि क्या है, मानसिक अस्वस्थता का एक कारण है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में जो हमने 15 क्वेश्चन बताए, इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 4 नंबर का आई थिंक बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। हम प्रश्न सहित उत्तर बताए हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भारत में नारी शिक्षा, इसके जो विकास के लिए टिप्पणी आपको देना है, तो इसमें आपका प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए, विभिन्न कालों में भारत में नारी शिक्षा की स्थिति विभिन्न क्या है, भिन्न भिन्न रही है। जब तक ब्रिटिश शासन काल का प्रश्न यह है, इस काल में भारत क्या है, इस काल में भारत में स्त्री शिक्षा का प्रसार के अनेक प्रयास हुए हैं तथा स्त्री शिक्षा के प्रति समुचित ध्यान दिया जाने लगा। यही कारण है कि आज भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है। जो भारत में नारी की जो शिक्षा का टिप्पणी है, आपको इसी प्रकार से देना। इसका जो शब्द सीमा होता है, आई थिंक 25 शब्दों से इसका स्टार्ट होता है, लघु उत्तरीय का 50 शब्दों से या 75 शब्दों से, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है यानी जो 10 नंबर का, वो आपका 250 शब्दों में पूछा जाएगा। तो उसको भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो दूसरा आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न तो हमने बता दिया, इसी प्रकार से आंसर आपको देना है। जो भारत में नारी शिक्षा है, इसकी जो स्थिति पहले खराब थी, लेकिन जो अब हुई है, काफ़ी अधिक सुधार आया है भारत की नारी शिक्षा में, ये आपको याद रखना है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा जो प्रश्न है VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। सारे प्रश्न का आंसर आप नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 10+2+3 का शिक्षात्मक संरचना को स्पष्टता समझाइए। ये आपको समझाना है। तो देखिए क्या इसका आंसर क्या है, यहाँ पर आपका इसी प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि 10+2+3 का शिक्षात्मक संरचना क्या है, या स्पष्टता समझाइए, या इसका क्या आशय है। सारा प्रश्न एक होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा सटीक एक ही बैठेगा। तो देखिए क्या है, 10+2+3 संरचना को राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की प्राथमिक क्या है, जिसके अंतर्गत जो 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्चतम प्राथमिक शिक्षा आती है, तथा इस शिक्षा प्रणाली में 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा होगी। अतः 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार होनी चाहिए, जो कि 10+2+3 का शिक्षात्मक संरचना है। तो ये देखिए, ज़्यादा शब्दों में नहीं देना, जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दे, फालतू आप मत दीजिएगा, क्योंकि फालतू क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। टाइम वैसे भी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में तो आपका और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो टाइम से आपका टाइम काफ़ी खपत होगा, तो समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर भी खपत होगा। तो ये आपको याद रखना है, टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है बोर्ड एग्जाम में। जितना पूछा गया उतना का ही आंसर दे, क्योंकि एग्जामिनर आप 250 शब्दों में लिखेंगे तब भी आपको एग्जामिनर 10 नंबर देगा, और ये आप 400 शब्दों में लिखेंगे तब भी आपको एग्जामिनर 10 नंबर देगा। तो ये आपको नहीं करना है, जितना पूछा गया उतना ही दीजिए। देखिए, अब तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा भी प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। जो विषय वस्तु है पर्यावरण शिक्षा की क्या होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू हमने बताया है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु अध्ययन क्या है, विषय वस्तु अध्ययन पाठ्यक्रम है। पहला आपका है मानव तथा पर्यावरण, दूसरा है अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण, तीसरा है सरकारी नीति एवं नागरिक, चौथा आपका वायु प्रदूषण, पांचवा है जनसंख्या एवं नगरीय, 6 है आपका सामाजिक संसाधन, या 7वां वृक्ष एवं जल संसाधन। अब देखिए, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो क्या लिखिए, जैसे पर्यावरण ये प्रश्न पूछ लिया गया अति लघु उत्तरीय में, तो करना क्या है, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा नीले पेन से, ब्लू पेन से, कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु निम्नलिखित प्रकार से हैं या निम्नवत हैं। उसके बाद में पॉइंट वाइज याद रखिएगा, जब आप पॉइंट वाइज देखते हैं तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आप समझ जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर भैया नहीं समझता है। तो एग्जामिनर को समझाने के लिए क्या कीजिए, जैसे यह एक डाल दिया, दूसरा यहाँ पर आप डाल दीजिए, तीसरा आप इसे सीरियल वाइज आप ऐसे पॉइंट वाइज हमेशा आप लिखते चले जाइए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, और सीरियल वाइज लिखे रहेगा तो कॉपी भी बेटर लगेगी, कॉपी भी अच्छी लगेगी दिखने में। तो ये आपको याद रखना है, इसी प्रकार से देना है, ज़्यादा नहीं देना है। देख सकते हैं और भी इसमें पूछे गए थे, लेकिन इसमें हमने काट कर 7 ही बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए।
उसके बाद में देखिए चौथा क्या है, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। जो सामाजिक शिक्षा इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी आपको विवेचना करना है, बिल्कुल सटीक इसका आंसर देना है। तो देखिए सटीक आंसर किस प्रकार से आपको देना है। सामाजिक शिक्षा की बहुपक्षीय उपयोगिता है, क्या है जो सामाजिक शिक्षा इसकी बहुपक्षीय उपयोगिता है, ये अर्ध तथा अल्प शिक्षित प्रोणों को समुचित स्वर क्या है समुचित स्तर तक, ये आपको याद रखना है, शिक्षित प्रोणों का समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक है। ये प्रोण नागरिकों क्या है, प्रोण जो नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसके शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। जो सामाजिक शिक्षा की जो उपयोगिता है, ये सामाजिक शिक्षा बहुपक्षीय उपयोगिता से होती है। ये अर्ध तथा अल्प शिक्षित प्रोणों को समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक होती है। तो जो सामाजिक शिक्षा एजुकेशन में कुछ इस प्रकार से है। तो पांचवा देखिए क्या है, सकारात्मक प्रेरणा क्या है, जो सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा से आशय क्या है, ये आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, हम यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा में आपको थोड़ा लिख देना है कि सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा निम्नलिखित प्रकार से कुछ दो प्रकार से हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आपका ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा का अंतर बताइए, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, या सकारात्मक प्रेरणा या नकारात्मक प्रेरणा किसे कहते हैं। तो दोनों में आपको बताना रहेगा। अति लघु उत्तरीय का छोटा प्रश्न है। तो देखिए पहला हम देखेंगे सकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा क्या है, इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं, जो आंतरिक प्रेरणा भी इसे कहते हैं। इस प्रेरणा में व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा से करता है। जो इस प्रेरणा में जो व्यक्ति है भैया अपनी इच्छा से ये कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, नकारात्मक प्रेरणा। अब नकारात्मक प्रेरणा में क्या है, इसमें व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से ना करके अन्य व्यक्तियों की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। यानी सकारात्मक और नकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का अर्थ है। सकारात्मक में कोई भी व्यक्ति जो कार्य है वो अपने मन से करता है, अपनी इच्छा अनुसार करता है, लेकिन जो नकारात्मक है ये किसी के द्वारा कराया जाता है। सकारात्मक नकारात्मक प्रेरणा में दोनों में ये डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया। हमने 5 प्रश्न इसमें बताया था। 5 प्रश्न जो है हमारा अति लघु उत्तरीय का प्रश्न सहित उत्तर बताया था। तो जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट है, तो देखिए कौन कौन से वो महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिए। तो जो पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या है, मध्यकालीन शिक्षा के गुणों का सामान्य वितरण प्रस्तुत कीजिए। जो मध्यकालीन शिक्षा के गुण है या मुख्य गुण है, इसके जो सामान्य वितरण है आपको प्रस्तुत करता है। इसका संक्षेप में आपको उत्तर दे रहा है। ये याद रखना है आपको। NCERT 15, 16, 19 में प्रश्न पूछा गया था, NCERT बुक से लिया गया है। सारा जो प्रश्न है आपकी बुक में भी मिल जाएगा, इसका आंसर आप जाकर ढूंढेंगे अपने के बुक में ही मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया और बोर्ड की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय की शिक्षा जगत में देन क्या है, जो शिक्षा जगत में देन महत्वपूर्ण है सिद्ध कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका शैक्षिक विचार आता है बोर्ड एग्जाम में कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का शैक्षिक विचार किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अब वही बताएंगे। इससे पहले एक और भी वीडियो हम लेकर आएंगे जो कि पार्ट 2 वीडियो रहेगा, उसमें भी हम आपका लघु और दीर्घ उत्तरीय कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो देखिए 2020 और 22 में पूछा गया था प्रश्न, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद में आप आंसर को ढूंढिएगा, याद रखिएगा। यदि आप कहेंगे सोल्यूशन कराने के लिए तो इसका भी सोल्यूशन हम जल्द लेकर आएंगे, जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है, इस कथन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो नारी सशक्तिकरण है या स्त्री शिक्षा की क्या आवश्यकता है, नारी शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये आपका चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यानी जो चैप्टर है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नारी सशक्तिकरण के लिए है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है, इस कथन का संदर्भ क्या है, जो संदर्भ है अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपने विचारों के अनुसार नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जो आवश्यक है अपने शब्दों में लिखना है।
उसके बाद में देखिए भैया चौथा प्रश्न क्या है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हम शिक्षा शास्त्र की तैयारी और भी अच्छी से कराएंगे। एक वीडियो हमारा जल्द आने वाला है जिसमें हम मैराथन वीडियो लेकर आएंगे, सारा क्वेश्चन को उसमें हम बताएंगे, प्रश्न सहित उत्तर बताएंगे। तो वो वीडियो भी जल्द आएगा। यदि आप कॉमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर जल्द आएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की सूची बताइए और उनको रोकने के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। ये आपका याद रखिएगा एनसीईआरटी का प्रश्न है, 16, 17 और 22 में पूछा गया था। पिछले साल भी ये पूछा गया था, क्योंकि भैया शिक्षा शास्त्र का ये है तो इसमें तो कंपलसरी है आपका शिक्षा से रिलेटेड, और जो पर्यावरण प्रदूषण, स्त्री समस्या, वैदिक कालीन, मध्यकालीन, बौद्धकालीन, ये सारा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पांचवा प्रश्न देखिए, क्योंकि इसमें हम लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय दोनों हमने इसमें मिक्स किया हुआ है। आप देखेंगे किताब में मिलाएंगे, सारा प्रश्न मिल जाएगा आपका। कोई लघु उत्तरीय होगा, कोई दीर्घ उत्तरीय होगा। तो पांचवा प्रश्न क्या है देखिए स्क्रीन पर, सीखने में प्रभाव के नियम की स्पष्टता समझाइए। जो सीखने का प्रभाव है, नियम है, सीखने का 3 नियम होता है, जो कि किसके, थार्नडाइक के द्वारा किया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर बात हो रही है सीखने में प्रभाव के नियम की स्पष्टता आपको समझाना है। पूरा डिटेल में इसका आंसर देना है। सारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। 13, 14, 15, 16, 17 में पूछा गया था। 13, 14, 16, 17 में ये सारा प्रश्न पूछा गया था, जो कि पाँचवा प्रश्न है। ये आपको याद रखना है। पाँचवा क्वेश्चन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 नंबर भी प्रश्न है कि गांधी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। यानी गांधी जी का जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अनुसार शैक्षिक विचार भी आते हैं। गांधी के अनुसार शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार जो मुख्य शिक्षण विधियों का वर्णन है आपको करना है। 13, 14, 15, 19 में प्रश्न पूछा गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर जो आपका प्रश्न है ये आपको याद रखना है। और सारा जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप रोक कर भी सारे प्रश्नों को नोट कर सकते हैं कॉपी में। कॉपी में नोट कर लेंगे तो इससे आपका 2 फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये होगा कि सारे प्रश्नों को आप नोट करे रहेंगे तो आपकी बुक में ढूंढने में आसानी होगी। और एक फ़ायदा, दूसरा ये फ़ायदा होगा कि सारा प्रश्न का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे तैयार कर लेंगे। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न ये होगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या है, उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं तथा उपलब्धि परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो उपलब्धि परीक्षण है ये किसे कहते हैं या इसका आशय क्या है, उपलब्धि परीक्षण क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जो होते हैं कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, अथवा लगाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर सटीक होगा और उसका एक ही आंसर होगा जो कि सारे क्वेश्चन को मात दे देगा। तो यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है इसमें बुद्धि परीक्षण में बीच जो अंतर यानी डिफरेंस आपको स्पष्ट करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2014, 16 और 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको प्रश्न के साथ डेट भी बताता हूँ किस वर्ष में ये प्रश्न पूछे गए थे। इससे प्रश्न जो है आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और भी ज़्यादा ट्रेंड में आने लगता है। 8वां देखिए क्या है, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा के महत्व को समझाइए या पर्यावरण शिक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व प्रदान करते हैं। पर्यावरण शिक्षा लोगों के द्वारा पहुंचाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है उल्लेख कीजिए। तो अपने शब्दों में भी आप उल्लेख कर सकते हैं यदि आप जानते हैं पर्यावरण शिक्षा के बारे में, नहीं तो आप किताबी भाषा भी दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। अब भैया थार्नडाइक है ये पहला जो आपका खंड खा का चैप्टर है, सीखना अर्थ एवं प्रकृति, जो आपका सीखना अर्थ एवं प्रक्रिया जो है उसके जो थार्नडाइक द्वारा है भैया सीखने के 3 ही नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इन्हीं तीनों नियमों का आपका मुख्य नियमों का जो है वर्णन करना है कि सीखने का नियम किसे कहते हैं, तत्परता का, अभ्यास का या प्रभाव का नियम किसे कहते हैं। तीनों को स्पष्ट कर देंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये 16, 17, 18, 20 और 22 में प्रश्न पूछा गया था।
उसके बाद में देखिए क्या है 10 नंबर प्रश्न देखिए, महिला शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। जो महिला शिक्षा है इसके जो प्रगति के लिए जो किए गए क्या है प्रयास थे, जो महिला शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं आती है, या महिला शिक्षा की जो स्तर को बढ़ाने के लिए या शिक्षा देने के लिए महिला को कौन कौन सी प्रयास किए गए, इसको आपको वर्णन करना है। बिल्कुल संक्षेप में इसका आंसर देना है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं भैया और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी जो वीडियो है, आपकी जो तैयारी है और भी अच्छे से कराएंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध पर प्रकाश डाले, या वैदिक कालीन शिक्षा किसे कहते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता है, प्रव्रज्जा संस्कार क्या है। तो जो आपका पहला चैप्टर है शिक्षा शास्त्र का, उसी से ये लिया गया प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 14, 19 और 22 में पूछे गए थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है भैया, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। सारा जो क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपकी बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी का बुक है, उसी से लिया गया है। आप क्वेश्चन को जाकर मिला भी सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है 12 नंबर प्रश्न में कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारणों तथा इससे होने वाले हानियों का उल्लेख कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी ये हो सकता है। 16, 17, 18 और 20 में पूछा गया था। अब देखिए जल प्रदूषण से होता क्या है। जल प्रदूषण जो कि नालियों पोखरों, उसके बाद में जो मृत शरीर को नहलाया या मृत शरीर को छोड़ दिया जाता है, और गंदे पानी जैसे भैंस नाले और जो नदी नाले में नहाते हैं, इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद में जो इससे होने वाली जल प्रदूषण से जो होने वाली हानियाँ है, जो हानि है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए या पर्यावरण के लिए, इसका उल्लेख करना है। तो पूरा इसका डिटेल में आंसर देना है 12 नंबर प्रश्न में। चलिए देखते अगला क्या है। 13 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देखिए भैया, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी हमने फॉलो नहीं किया भैया इंस्टाग्राम पर, तो जाइए फॉलो कर लीजिए। किसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाइए फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी हम न्यू न्यू टॉपिक बताते रहेंगे और जो भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसका भी हम आंसर आपको देते हैं। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, शैक्षिक स्तर के पतन। शैक्षिक स्तर के पतन के क्या कारण है। जो शैक्षिक स्तर, इसके जो पतन का क्या कारण है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। जो शिक्षा का स्तर है, इसका जो सुधार के लिए जो सुझाव है आपको दे रहा है। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है 16, 20 और 22 में पूछा गया, ये आपको याद रखना है। मैं डेट भी इसलिए बता देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा भैया कि ये जब इस साल आया था तो इस साल भी यानी 2023 या 24 में भी आने के काफ़ी चांसेस है। 13 नंबर प्रश्न हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्रयास एवं त्रुटि तथा सूच विधि में क्या अंतर है। जो प्रयास एवं त्रुटि है तथा सूच विधि में अंतर क्या है, डिफरेंस बताइए। दोनों में आपको अंतर बता रहा है। आप पाई खींचकर भी लिख सकते हैं, यानी इधर प्रयास कर लिख सकते हैं, इधर त्रुटि तथा सूच विधि की क्या है, अंतर क्या है। दोनों आप ऐसे पाई खींचकर अलग अलग लाइन में इसका दर्शा देंगे। पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। जब भी आप बोर्ड की कॉपी लिखने जाए याद रखिएगा, पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। राइटिंग में लिखिए और जब पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप उस कॉपी में लेकर आएंगे, उस सब्जेक्ट में लेकर आएंगे। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रेरणा किसे कहते हैं। जो प्रेरणा है ये किसे कहते हैं। सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक है, ऐसा क्यों, पुष्टि कीजिए। यानी जो प्रेरणा है ये किसे कहते हैं, प्रेरणा किसे कहते हैं, इसका पहले आपको परिभाषा देना है। और जो सीखने के लिए यानी सीखना जो है प्रेरणा आवश्यक है, ऐसा क्यों है, पुष्टि करना है आपको। तो इस 19, 20, 22 और 18 यानी 18, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया था लगातार 4 वर्षों में। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। हम जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, और आपको काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं वीडियो में। तो भैया बोर होंगे तो कैसा फ़ायदा होगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे, यदि आपको सारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं याद होगा तो बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे क्या, वहाँ पर भी आप बोर हो जाएंगे। तो यदि आप 10-20 मिनट की वीडियो में बोर हो जाते हैं तो भैया 3 घंटा 15 मिनट का पेपर कैसे आप देंगे। तो ये आपको आदत लगाना पड़ेगा अभी से, और वो जाग जाइए। यदि आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और इसी कम समय में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आना है बोर्ड एग्जाम में। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अवधान के मुख्य प्रकार। जो अवधान है इसके मुख्य प्रकार
कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए। ये आपका लघु उत्तरीय का प्रश्न है। सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका अति लघु उत्तरीय, निश्चित उत्तरीय, बहुविकल्पीय। तो बहुविकल्पीय तो 5 ही नंबर का होता है, निश्चित उत्तरीय भी 5 नंबर का होता है। बचता है आपका अति लघु उत्तरीय 4 नंबर का और लघु उत्तरीय 6 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय जो कि 300 या 200 250 शब्दों में देना होता है आंसर। ये आपका 10 नंबर का 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो टोटली जो आपका 30 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। किसी बालक को पुरस्कार अथवा दंड देने समय, किसी बालक को पुरस्कार अथवा दंड देते समय आपके अनुसार विचारणीय बातें क्या हो सकती है और क्यों। स्पष्टता समझाइए। यानी जो कोई बालक है, पुरस्कार यानी कोई बालक कुछ भी चुना दिया या कोई भी अच्छा काम कर दिया तो उसको जो पुरस्कार अथवा दंड देते समय आपके अनुसार विचारणीय जो बातें हैं क्या हो सकती है, अपने शब्दों में लिखना सकते हैं। क्यों हो सकती है, क्या हो सकती है और क्यों, स्पष्टता समझाना। इसको पूरा आप अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा कि किसी बालक के पुरस्कार अथवा दंड देते समय कौन कौन सी विचार आते हैं तो आप काफ़ी अच्छे इसका आंसर बोर्ड की कॉपी में लिख कर आएंगे। ये आपको याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। व्यक्तिगत के मनोविश्लेषण विधि को व्याख्या कीजिए। जो व्यक्तिगत और मनोविश्लेषण, ये देख सकते हैं मनोविश्लेषण विधि को व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 19 नंबर भी प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। सारा क्वेश्चन हम क्लियर रहे हैं और लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करेंगे तो वो जो मैराथन वीडियो है वो जल्द आएगा। हम सारे सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो लाएंगे जिसमें सारा आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा, सारा जो प्रश्न होता है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न देखिए। बोधकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं, जो बोधकालीन शिक्षा है इसके मुख्य जो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसका भी आपको विवेचना करना, जो आपका दूसरा चैप्टर है शिक्षा शास्त्र का, बोधकालीन भारतीय शिक्षा। तो उससे से ही आपका प्रश्न लिया गया है, चाहे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय कोई भी हो सकता है ये प्रश्न। तो तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए क्या है। 21 नंबर प्रश्न। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु क्या है। ऑपरेशन या नवोदय विद्यालय किसे कहते हैं, नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जो आपको मुझे उस तरह से बताता हूँ, आप इसको भी नोट करते जाइएगा, इसको भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न रहते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु क्या है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है योजना के मुख्य बिंदु क्या है बताइए, आपको संक्षेप में बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 22 में ये पूछा भी गया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि जो पिछले ईयर का पूछा था काफ़ी चांसेस रहते हैं कि 40 से 70% चांस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष भी आना। तो तैयार करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। यदि आप मॉडल पेपर को भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपका 30 से 40 जो नंबर होता है वो फिक्स हो जाता है। इससे ये आपको होता है एक नॉलेज आपको होता है कि बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर किस प्रकार से सॉल्व करें और पेपर की स्ट्रैटेजी पता चल जाती है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं, पेपर किस प्रकार से आते हैं। तो सारा जो डाउट है वहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है। पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं तथा इसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। जो पर्यावरण शिक्षा है इससे आप क्या समझते हैं और इसका जो स्वरूप है ये आपको स्पष्ट करना है। बिल्कुल संक्षेप में बताइए कि पर्यावरण शिक्षा से हमें क्या क्या लाभ है, पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसका भी हमने आंसर दे दिया है, ये आपने देखा होगा। तो इसका भी हमने संक्षेप में बिल्कुल आपको बता दिया है कि किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया था। 22 नंबर प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पेन में क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। उसके बाद में देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है। बाढ़ के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो बाढ़ के कारण है एवं प्रभावों का आपको वर्णन करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 19 और 22 में ये पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। 23 नंबर प्रश्न है, बाढ़ के कारण के एवं प्रभाव का वर्णन करना है कि बाढ़ किसे आता है या आपदा क्या है, मानवकृत आपदा किसे कहते हैं। तो ये सारा जो प्रश्न है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बाढ़ से रिलेटेड है। तो पूरा आपका आपदा आ जाएगा। मानव आपदा किसे कहते हैं, आपदा क्या है, मानवकृत आपदा क्या है। तो ये अब आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा।
उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, इन्हीं प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बड़ा भी पूछा जा सकता है, थोड़ा छोटा भी। बस आपको क्वेश्चन का वो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, बस आप ऑटोमेटिक इसका आंसर देने लग जाएंगे। यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको बोर्ड की कॉपी में आंसर देना। तो 17 में ये पूछा गया था, 19 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपका 24 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि जन्मजात तथा अर्जित प्रेरकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्मजात प्रेरक क्या है तथा अर्जित प्रेरक क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना है कि जन्मजात प्रेरक किसे कहते हैं, अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। अंतर स्पष्ट करना है, ये आपका सारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो 6 नंबर का है, तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका इस वीडियो में हमने 25 प्रश्न क्लियर किया है। यदि आप कहेंगे पार्ट 2 वीडियो लाने के लिए तो पार्ट 2 भी वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम और भी सारे क्वेश्चन जो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होता है उसका भी हम क्लियर करेंगे। वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेकर, नए टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।